हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम नरेंद्रपाल भारद्वाज है। मेरी लॉ फर्म है, ज़ीरकपुर में उसका ऑफिस है। मैं अपनी टीम के साथ मल्टीपल कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के केसेस, उसके अलावा शिमला हाई कोर्ट के केसेस एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, कंज्यूमर, रेरा एट्सेट्रा, मल्टीपल कोर्ट्स में हम लोग अपनी अपीयरेंस देते हैं, केसेस को कंटेस्ट करते हैं। आप लोग सभी न्यू एनरोलमेंट है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे मेरे साथ। मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारी स्टेजेस देखी हैं वकालत के दौरान, लेकिन मैं जो एक सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इनोवेशन, जो मैंने कुछ चीज़ें लाइफ में सीखी हैं, मैं सबसे पहले वो आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, एक शब्द होता है इंफॉर्मेशन। ये पूरा वर्ल्ड इंफॉर्मेटरी वर्ल्ड है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इंडिया के अंदर, वो सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंट्री सारा कंट्री का हिस्सा नहीं है, किस राज्य में कितने ज़िले हैं, वटएवर। आपने जैसे आर्टिकल पढ़े हैं संविधान के, सभी आर्टिकल अगर कोई बच्चा याद कर ले तो वो कोई घमंड वाली बात नहीं है, वो एक इन्फॉर्मेशन है। स्कूलिंग में भी बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ क्रैम करते हैं, रटते हैं। तो हमारे चारों तरफ इन्फॉर्मेटरी वर्ल्ड है और 90% जो लोग हैं दुनिया के, वो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज मानते हैं और इस इल्यूजन में जीते हैं कि उनको बहुत नॉलेज और घमंड आ जाता है। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, ये तीनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल आपने याद कर लिए, कुछ बेयर एक्ट्स आपने पढ़े होंगे, लॉ में सेक्शंस पढ़े होंगे, जैसे एविडेंस एक्ट के अंदर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा, या कुछ भी ब्लैक लेटर जो आप पढ़ रहे हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन है। मान लीजिए कोई बच्चा आपके बीच में आके कहे कि डू यू नो अबाउट XYZ गैलेक्सी। ज़्यादातर लोग कहेंगे यार इस बच्चे को कितना नॉलेज है, जबकि नॉलेज की बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। उस गैलेक्सी के बारे में आप गूगल में, किसी बुक में, किसी शॉर्ट्स में, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। नॉलेज का संबंध डायरेक्ट अनुभव से है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात करूँ, आर्टिकल 80 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि राज्यसभा शैल बी ए परमानेंट हाउस। मैंने बहुत सारे रिटायर्ड जजेस से बात की, बहुत सारे पॉलिटिकल जो PhD होल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं, उनसे भी मेरा कम्युनिकेशन हुआ टाइम टू टाइम। कोई भी ये चीज़ नहीं पढ़ाता कि संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों बनाया एंड लोकसभा को डिसॉल्व होने वाला क्यों बनाया। सब लोग कहते हैं याद कर लो, राज्यसभा जो परमानेंट हाउस, इसके इतने % सदस्य, 2/3 सदस्य हर 6 साल के बाद बदलते हैं, ये है वो है, सब जो कुछ ब्लैक लेटर्स है। ऐसे ही प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कोई भी ये ऐसे नहीं पढ़ाता कि उसे संविधान से बाहर क्यों रखा गया, जबकि फाइनेंस कमीशन संविधान में डिस्कस है। जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वो संविधान का हिस्सा है। तो संविधान निर्माताओं ने प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग को संविधान से बाहर क्यों रखा और फाइनेंस कमीशन को संविधान के अंदर क्यों रखा, ये अप्रोच टीचिंग का है ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉलेज से रिलेट करती हैं। अब तीसरे नंबर पर आती है विजडम। विजडम बहुत बाद की स्टेज है। अब जैसे कि मेरा खुद सेल्फ इवोल्यूशन है, ये जो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। एक कंसेप्ट है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यानी कि अच्छे काम करो। पर मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लेवल पे जो लोग जीते हैं, वो अपने कर्मा को डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम ने, कहते जन्म से पहले सब कुछ लिख दिया गया है, घटनाएं घटनी है, आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होना है, क्या होना है, वट एवर होना है, वो फ्लो करते हैं समय के साथ। लेकिन जो विजडम की स्टेज है, वो लोग अपने कर्मों का डिस्क्रिशन या चॉइस, निर्धारण, वट एवर, वो करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा मैंने रियलाइज़ किया लाइफ में। क्योंकि जो एडवोकेट होता है उसका फर्स्ट टूल है क्या, यानी कि उसका टूल क्या है। हर प्रोफेशन के, हर एरिया के अपने अपने टूल्स होते हैं। तो एडवोकेट का जो फर्स्ट टूल है वो है रिसर्च। अब 2 तरह के लॉ हैं, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, सब कुछ इसी में समा जाता है। आपके बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट की जो जर्नी है वो 99% सिविल लॉ में ट्रेवल करती है। जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी सिविल लॉ का हिस्सा है,
जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी सिविल लॉ कोई ना कोई उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके बच्चों के राइट्स, आपके प्रॉपर्टी राइट्स, आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप जॉब करते हैं, आपके स्कूल एडमिशन से रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि एजुकेशनल मैटर्स भी आते हैं, हाई कोर्ट में रिट्स आती है, एवरीथिंग इज सिविल। आपके टैक्सेशन मैटर, आपका जीएसटी, आपकी रजिस्टर्ड सेल डीड, आपके एग्रीमेंट्स, एवरीथिंग जन्म से लेकर मृत्यु तक आप सिविल लॉ में ट्रैवल करते हैं। और सिविल लॉ एंडलेस लॉ है, और सिविल लॉ में एक एडवोकेट हमेशा स्टूडेंट रहता है लॉ का। लेकिन जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ 15, 20, 25 किताबों में खत्म हो जाता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ लिमिटेड है। अब एक और बात आती है कि क्रिमिनल लॉ में जो बेस बनाता है केस का वो पुलिस बनाती है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी बनाती है, सीआईडी बनाती है, सीबीआई बनाती है। लेकिन सिविल लॉ में जो केस का बेस है वो एडवोकेट बनाता है। प्लीडिंग्स, ड्राफ्टिंग, सिविल सूट फाइल करना, रिट फाइल करना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, वो बेस है। तो एडवोकेट का जो टूल है सबसे पहला वो रिसर्च है, यानी कि रिसर्च होगी तो प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग कर पाएगा, रिसर्च होगी तो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, आर्ग्यूमेंट कर पाएगा, रिसर्च होगी तो हर जज के क्वेश्चन का आंसर भी होगा, रिसर्च होगी तो लीगल रिसर्च एंड फैक्चुअल रिसर्च, फिर 2 चीज़ें हो जाती हैं। अब किसी भी केस में 5 चीज़ें होती हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, कोर्ट कोई टेम्पल नहीं है, कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है। अगर आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी पढ़ोगे तो दैट इज एन इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन जो है उसमें कोई भी केस 5 एलिमेंट पे बेस्ड होता है वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले जो क्लाइंट आपके पास आएगा वो आपको फैक्ट्स बताएगा केस के। तो यानी कि सबसे पहली जो रिसर्च है फैक्चुअल रिसर्च है, आप उसको अच्छी तरह सुनेंगे, फिर उसके फैक्ट्स को फिल्टर करेंगे कि क्या बात रखनी है क्या नहीं रखनी है। मान लीजिए फैक्ट्स क्लाइंट के अगेंस्ट है, तो फिर लॉ उसके फेवर में होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां फैक्ट्स अच्छे नहीं है लेकिन लीगैलिटी फेवर में है। अब लॉ पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ, स्टेट विधानसभा का बनाया हुआ लॉ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कोई जजमेंट कुछ ना कुछ तो उसके फेवर में होगी। चलिए, फैक्ट भी फेवर में नहीं है, लॉ भी फेवर में नहीं है, तो 3rd नंबर पे क्या आता है? एडवोकेट आता है। अब जो एडवोकेट है उसकी रिसर्चिंग स्किल, आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल, ड्राफ्टिंग स्किल, हाउ ही बिहेव विद द कोर्ट, और उसका मेथड ऑफ आर्ग्यूइंग केस, व्हाटएवर, ये सारी चीजें, उसके अंदर एक आर्टिकुलेशन स्किल, कैसे वो हाउ ही हैंडल द सिचुएशन, वो सारी चीजें एडवोकेट में है या नहीं है। चलिए, ये भी क्लाइंट के फेवर में नहीं है। मान लीजिए फैक्ट्स भी क्लाइंट के फेवर में नहीं है, लॉ भी क्लाइंट के फेवर में नहीं है, एडवोकेट भी उसको अच्छा नहीं मिला, तो 4th नंबर पे आता है जज। जज सिंपैथेटिक होना चाहिए, रिसर्चर होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। तो जज का जो आईक्यू है वो ह्यूमैनिटेरियन है या नहीं है, वो अपने फैसले में ऐसा कुछ लिख, यानी कि थिंकर है या नहीं है, अपने फैसलों के द्वारा समाज में कुछ बदलाव लाने की इच्छा रखता है कि नहीं रखता। अगर फैक्ट भी फेवर में नहीं है, लॉ भी फेवर में नहीं है क्लाइंट के, एडवोकेट भी उसे अच्छा नहीं मिला, और जज भी अगर अच्छा नहीं है, तो 5th नंबर पे आती है डेस्टिनी। फिर तो डेस्टिनी अच्छी नहीं है। तो वर्ल्ड ओवर इन 5 एलिमेंट्स पे केस चलता है। तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च का, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, सिविल लॉ में जब भी हमारे पास कोई केस आता है, बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जिसे हम फर्स्ट टाइम कन्फ्रंट करते हैं, फिर हमें रिसर्च करना पड़ता है। कई बार हमें केस फाइल करने में महीना भी लग जाता है, 2 महीने भी लगे हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि रिसर्च चलती रहती है। रिसर्च के बाद ही ड्राफ्टिंग होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मलेरकोटला में एक दरगाह है, हजरत शेख सदरुद्दीन सदरे जहां। 2012 में उसका एक सिविल सूट मेरे पास आया। संगरूर जाता था मैं उन दिनों अपील में, तो दरगाह के रिगार्डिंग मैंने कभी नहीं पढ़ा था। मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा कि दरगाह एग्जिस्टेंस में कैसे आई, रिसर्च किया, कुरान दरगाह के बारे में क्या कहती है। मस्जिद में इबादत होती है, दरगाह में ज़ियारत होती है। इबादत का मतलब है अल्लाह की प्रेयर, ज़ियारत का मतलब है घूम के आना, विजिट करके आना। मक्का मदीना जाते हैं ज़ियारत करने बहुत सारे मुस्लिम। तो जब मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, तो मैंने ये चीज़ें पढ़ी कि जो किसी मुस्लिम परिवार में अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है और वो मुस्लिम जो इनका पंथ है उससे रिलेटेड चीज़ों को प्रोफेस करता है और वो नेक नियति वाला इंसान है, तो उसकी डेथ के बाद उसे दबा देते तो दरगाह बन जाती है। दरगाह एक प्राइवेट कंसेप्ट था। जैसे हिंदुओं में पितर होते हैं, खेतों में पितरों पे मड़ी बना देते हैं, वहाँ जाते हैं विजिट करने, ऐसे दरगाह एक प्राइवेट कंसेप्ट था। ये कभी भी पब्लिक कंसेप्ट नहीं था कि हर कोई जाए, ऐसा कभी था ही नहीं। तो उसके बाद मैंने और रिसर्च किया। रिसर्च में पता चला कि दरगाह को कैसे पता लगाएं कि जेन्युइन है या नहीं है। यानी कि दरगाह का अगर पता लगाना है जेन्युइन है, तो जो दरगाह का ट्रस्टी है,
अब ट्रस्टी या तो कोई बाहर का व्यक्ति होगा या औलादी व्यक्ति होगा, यानी कि जो जिसकी डेथ हो रखी है, जो दरगाह में दबा हुआ है, या तो उसका औलाद या उसका खून होगा, पोता देवता वटेवर। तो आल औलाद यानी कि औलाद ही जिसकी ट्रस्टी है या तो वो है। तो जो ट्रस्टी है दरगाह का, अगर उसके पास उसके परिवार का रिकॉर्ड है कि जो व्यक्ति दरगाह में दबा हुआ है, जो डेड बॉडी उसमें दबी हुई है, वो किस परिवार से संबंध रखता था, उसका पेडिग्री टेबल। तो जो मलेरकोटला वाला केस था उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे अरबी और फारसी के, वो स्टेट मलेरकोटला रियासत के द्वारा अटेस्टेड थे, पुराने समय के, जेन्युइन सभी के सभी। तो ब्लड रिलेशन हायरार्की चली आ रही थी। तो इस तरह मेरी रिसर्च इस कंक्लूजन पे पहुंची कि कैसे दरगाह के बारे में जो नॉलेज मुझे मिली रिसर्च से, वो एक एसेट बन गई। ऐसे जब आप वकालत करते चले जाएंगे, रिसर्च करते चले जाएंगे, तो आपकी जो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है वो एसेट बनती चली जाती है, और फ्यूचर में जब आप कोई सिमिलर दूसरा केस हैंडल करते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है। एक और मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मेरे पास एक होमगार्ड का केस आ गया। एक होमगार्ड रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एफआईआर दर्ज हो गई। फिर उसे डिस्ट्रिक्ट कमांडर होता है इनके बटालियन का या प्लाटून का, उसने उसको सस्पेंड कर दिया। तो मेरे सामने क्वेश्चन ये था कि मैं सस्पेंशन ऑर्डर जब इसका हाई कोर्ट में चैलेंज करूं तो क्या ये पब्लिक सर्वेंट है, उसकी डेफिनेशन में आता है। पीसी एक्ट का जो एफआईआर इस पे हो सकता है। ये एम्प्लॉई है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, होमगार्ड क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, किस कैटेगरी में आता है, ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आने लगे। मैंने रिसर्च किया, रिसर्च में आया कि होमगार्ड एम्प्लॉई तो होता ही नहीं है, होमगार्ड तो वॉलंटियर होता है। 25-30 साल की उसकी नौकरी हो गई थी एज ए वॉलंटियर। और होमगार्ड का जो एक्सपेंसेस है, खर्चा है, वो 75% स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है, 25% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। जो होमगार्ड है उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कमांडर है, और होमगार्ड के सर्विस रूल होते ही नहीं है क्योंकि एम्प्लॉय नहीं है। यानी कि उसको सस्पेंड कब किया जा सकता है, माइनर पनिशमेंट ग्रांट करेंगे, मेजर पनिशमेंट ग्रांट करेंगे, कोई सर्विस रूल उसके होते ही नहीं है। तो जब एफआईआर दर्ज हुई उसके खिलाफ तो उसको इमीडिएट सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन ऑर्डर जब मैं हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो ये सारी ड्राफ्टिंग में मैंने लिखा कि वो एम्प्लॉई है ही नहीं और उसके सर्विस रूल एग्जिस्ट करते ही नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने एज ए वॉलंटियर 25 से 30 साल सर्विस की हो, जिसको 30-35 हज़ार रुपया ऑनरेरियम आता हो, सैलरी नहीं, सैलरी तो तब कहेंगे ना जब एम्प्लॉई है, ऑनरेरियम भत्ता आता हो, तो ये कॉन्टिन्यूस सर्विस विदाउट ब्रेक है, जो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कंसिडर की जानी चाहिए। मुझे 1962 की एक जजमेंट मिली सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की, जो ये कहती थी कि अगर किसी एम्प्लॉय के सर्विस रूल है ही नहीं पनिशमेंट एंड अपील के, यानी कि पनिशमेंट कैसे दिया जा सकता है, सस्पेंड कब किया जा सकता है, अगर ये रूल है ही नहीं तो ड्यूरिंग सस्पेंशन जो अलाउंस मिलना है वो 100% मिलेगा उसे, यानी जितनी सैलरी है वो सारा पैसा मिलेगा उसको, अगर सर्विस रूल एग्जिस्ट नहीं करते। तो उस जजमेंट का बेस बना के मैंने वो केस कंटेस्ट किया, दैट इज अभी वो पेंडिंग है केस। तो इट इज ए लाइफ टाइम प्रोसेस। अब रिसर्च पे ही मैं आगे आपको एक और सुनाता हूँ। हियर से एविडेंस के बारे में आपने सुना होगा, सुनी सुनाई घटनाएं। देखिए, क्रिमिनल लॉ में हियर से एविडेंस का कोई स्टेटस नहीं है, किसी को सजा नहीं दी जा सकती हियर से एविडेंस के बेस पे। सिविल लॉ में भी अगर सर्विस लॉ को छोड़ दें तो हियर से एविडेंस का कोई वजूद नहीं है। लेकिन सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी एम्प्लॉई के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके एम्प्लॉयर ने स्टार्ट कर दी, उसे पनिशमेंट देने की, सर्विस मिसकंडक्ट हुआ और 3 विटनेसेस अपीयर हुए उसके कुलीग्स, या 5 विटनेसेस अपीयर हुए उसके कुलीग्स। उन्होंने कुछ सुनी सुनाई बातें एज ए विटनेस कही, लेकिन उन सबकी बातों में एक नेक्सस था, एक कनेक्टिविटी थी, एक चेन ऑफ इवेंट्स बन रही थी। तो इस ग्राउंड पर, इस हियर से एविडेंस के ऊपर जो एम्प्लॉई है उसे पनिशमेंट ग्रांट कर सकता है एम्प्लॉयर। सर्विस लॉ में हियर से एविडेंस एग्जिस्ट करता है, उसकी रेलिवेंसी एग्जिस्ट करती है अगर वो प्रॉपर नेक्सस बनाता है। हालांकि क्रिमिनल लॉ में या अदर लॉज में हियर से एविडेंस का कोई वजूद नहीं है। अभी नेक्स्ट देखिए, एक इंटरेस्टिंग मैं आपको हियर से एविडेंस पे सुनाता हूँ एक स्टोरी, जो अखबार की कटिंग है। हम सब लोग अखबार पढ़ते हैं, लोग चाय पीते हुए डिस्कस करते हैं कि यार फलाने एक्सीडेंट में इतने लोग मर गए, लीजिए लीजिए चाय पीजिए, लीजिए नमकीन भी लीजिए। कोई सेंसिटिविटी नहीं है इंसान के अंदर, तो ठीक है, हमारा कोई अपना गुजरता है तब सेंसिटिविटी आती है, अदरवाइज तो हम लोग चाय पीते हैं, जूस पीते हैं और अखबार पढ़ते हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट, हादसा हो गया, इतने 1000 लोग मर गए। तो न्यूज़पेपर हम लोग डेली पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में जो खबर है हर व्यक्ति उसको लेके रिएक्ट करता है, या मीडिया में जो न्यूज़ आती है उस पर हर व्यक्ति रिएक्ट करता है, जबकि लॉ मीडिया रिपोर्ट्स को, न्यूज़पेपर की कटिंग को पर से एडमिसिबल, डायरेक्ट एडमिसिबल नहीं मानता। कितना डिफरेंस है।
इसके पीछे ना मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा तो टाइम भी कम है हमारे पास, तो मैं डायरेक्ट आपको क्लैरिटी दूंगा इन चीज़ों के बारे में, आपके काम आएंगे लाइफ में। देखिए, हम एक स्टोरी सुनते हैं। मान लीजिए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी बच्चे का मर्डर हो जाता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन क्लास में। अब वो मर्डर होते हुए कुछ बच्चों ने देखा, और कुछ ही बच्चों को ये पता था कि मर्डर का कारण क्या है, यानी कि आई विटनेस कुछ ही बच्चे थे, क्योंकि विटनेस की कैटेगरीज है ना, आई विटनेस, प्राइम विटनेस, सेकेंडरी विटनेस। राजीव गांधी असैसिनेशन केस हुआ था, उसमें हजारों विटनेस थे, छान के 300 रखे गए थे। तो क्वालिटी ऑफ विटनेस बहुत मैटर करती है, हमें हजारों विटनेस नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी विटनेस चाहिए। तो जैसे ही मर्डर हुआ, यानी कि जो नाइफ था, इंजरी इन्फ्लिक्ट हुई नाइफ से, पेनिट्रेशन हुआ, डेड बॉडी वहां पे गिर गई, ह्यू एंड क्राई हो गया, सभी बच्चे बाहर की तरफ भागे। जब ये ह्यू एंड क्राई हुआ तो अदर सेक्शंस थे, जो अदर क्लासेस थी, वहां से टीचर एंड फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स सब उस क्लास की तरफ आने लगे जहां पे ये इंसिडेंट हुआ था। अब मारने वाला भी वहां नहीं है, आई विटनेस भी वहां नहीं है, अब बाहर के स्टूडेंट्स वहां पे आ गए हैं, अब वहां डेड बॉडी पड़ी है सिर्फ। अब स्टोरीज बनने लगी, ऐसे डेथ हुई होगी, ऐसे मर्डर किया होगा, इस वजह से मारा होगा, टॉर्टेड होने लगी स्टोरीज, कहानियां बदलने लगी, चेंज होने लगी, बहुत सारी स्टोरीज बन गई। फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वहां पर पुलिस आती है, डेड बॉडी को उठाकर ले जाती है। अभी भी वहां पे भीड़ आ रही है, बाहर के लोग आ रहे हैं, बहुत लोग विजिट कर रहे हैं, अब वहां डेड बॉडी भी नहीं है, अब वहां पे ब्लड स्टेन्स पड़े हैं। अब मीडिया आता है, मीडिया किसी के भी माउथ पर माइक लगाता है और पूछता है कि क्या हुआ था। फिर वो जो बनी बनाई स्टोरियां हैं वो सुनाई जाती हैं, फिर वो पब्लिश होती हैं और आम लोग उन पर रिएक्ट करते हैं। तो कोर्ट मीडिया रिपोर्ट्स पे इसीलिए रिलाई नहीं करता, क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स हियर से एविडेंस पर बेस्ड होती हैं, क्योंकि कोर्ट को ये पता ही नहीं है कि ये प्राइम विटनेस के बेसिस पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, ये क्वालिटी ऑफ विटनेस था क्या। इसीलिए मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, अखबार की कटिंग्स हैं, उनको एडमिसिबल नहीं माना जाता, लॉ में एज एविडेंस ट्रीट नहीं किया जाता। अब ऐसे ही एक स्टोरी है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, आप लोगों ने एविडेंस में पढ़ा होगा। देखिए, आप लोगों ने जो पढ़ा है वो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज की तरफ मैं लेके चलता हूं आपको। जैसे हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आता है। वाइफ ने अगर क्राइम किया है या हस्बैंड ने क्राइम किया है और अपने स्पाउस को स्टोरी नरेट की है कि वाई ही कमिटेड क्राइम, व्हेन ही कमिटेड क्राइम, तो जो इन्फॉर्मेशन एक स्पाउस से दूसरे स्पाउस में ट्रांसफर हुई है, और अगर कल को वही स्पाउस विटनेस बनता है अपने जो पार्टनर के अगेंस्ट, और वो बताता है कि मुझे इसने ये बातें बताई थी, तो वो एडमिसिबल नहीं है, लॉ में एविडेंस नहीं बनेंगे। यानी कि जब तक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन सर्वाइव करेगा, उनके द्वारा दी गई टेस्टिमनी, यानी कि जो वो नरेट करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पार्टनर ने दी है, वो लॉ में एडमिसिबल नहीं है। अब यहाँ पे नॉलेज वाली बात क्या है मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, स्टोरी के तौर पे। मान लीजिए हस्बैंड ने मर्डर किया, वो किसी सोसाइटी में फ्लैट से किसी पोल से नीचे उतर रहा है रात को 12 बजे, स्ट्रीट लाइट है या चांद की लाइट है, मून लाइट जिसको कहते हैं, और वाइफ ने विंडो से पीप आउट किया, यानी विंडो से झांका, और उसने देखा मेरा हस्बैंड 10वीं मंजिल से नीचे उतर रहा है पाइप से, उसके हाथ में इस कलर का बैग है, रेड कलर का बैग मान लीजिए है, उसके पास इस तरह की पिस्टल थी, वेपन क्या था या अदर वेपन था, नाइफ था, वटेवर, उसके कपड़े पे ब्लड लगा हुआ था। ये हस्बैंड ने बताया नहीं है वाइफ को, इसमें याद रखना, ये देखा है वाइफ ने विंडो से। 15-20 मिनट तक वाइफ देखती रही, सारा उसने जो सीन था वो एग्जामिन किया, एवरीथिंग शी एग्जामिन्ड। उसके बाद हस्बैंड घर आता है और बताता है यार ऐसे ऐसे मैंने मर्डर कर दिया, और ऐसे ऐसे बात, ये इस रीजन से किया, इस मोटिव से किया, ऐसे किया वैसे किया, ही नरेट एंटायर स्टोरी। तो अब वाइफ और हस्बैंड के संबंध खराब हो गए। वाइफ कहती है आई विल बिकम ए विटनेस अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे नॉलेज वाली बात यह है कि जो हस्बैंड ने नरेट किया वाइफ को, वो लॉ में एडमिसिबल नहीं है, लेकिन जो वाइफ ने विंडो से देखा, दैट विल बिकम एन एविडेंस। तो एक एडवोकेट जब क्रॉस एग्जामिन करता है तो वो चीजें निकाल के लाएगा, उसे पता है कि क्या एडमिसिबल है और क्या नहीं है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान में मैंने एक चीज और देखी है, करियर काउंसलिंग करनी नहीं आती लोगों को। बचपन से पूछते हैं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा लड़का या बच्चा, ऐसे करियर काउंसलिंग कभी होती ही नहीं है। दुनिया में बनने के लिए 3 ही चीज़ हैं, या तो इंसान बिजनेसमैन बनेगा, या प्रोफेशनल बनेगा, या मुलाजिम बनेगा, एम्प्लॉय बनेगा। चौथी कोई कैटेगरी दुनिया में होती ही नहीं है। स्कूल में हमें भी जब टीचर पिटाई करते थे बचपन में, बोलते थे पढ़ लो नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि एवरीबडी कन्फाइंड ही माइंड नौकरी के लिए होता था।
और यूपी बिहार में तो और भी ज़्यादा है नौकरी के लिए। लेकिन मैं आपको तीनों चीज़ों में डिफरेंस बताता हूं, उसमें प्रोफेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर आता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन दुनिया को एम्प्लॉयमेंट देता है। बिजनेसमैन बनने के लिए 4 गुण हैं, वो चाहिए। सबसे पहली चीज मनी चाहिए, सेकंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी चाहिए, थर्ड पेशेंस चाहिए, और फोर्थ विजन चाहिए। क्योंकि पेशेंस चाहिए ना, बिजनेस तो एकदम तो चलना नहीं है, 8-10 साल 15 साल 20 साल पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और बिजनेसमैन वर्ल्ड घूमता है, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देता है, मतलब जो अपनी इच्छाएं पूरी करता है और वर्ल्ड पे जो एक किस्म से अपनी लग्जरी में जीता है वो बिजनेसमैन है। अब सेकंड नंबर पे आता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल स्किल गेन करता है और इंप्लॉइज और बिजनेसमैन के लिए काम करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट फॉरम्स के आगे। अगर सीए है तो वैसे, एडवोकेट्स है तो कोर्ट्स में, एस्ट्रोलॉजर है तो अलग चीज है। यानी कि जो बीच की कड़ी है वो प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल फैसिलिटेट बिजनेसमैन को भी करेगा, इंप्लॉय को भी करेगा। अब जो प्रोफेशनल है उसके लिए भी 4 गुण चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, मेजोरिटी जितने भी प्रोफेशनल मेजोरिटी बनते हैं उनके पास पैसा नहीं होता। रेस्ट बिजनेसमैन वाली सारी स्किल होती है। यानी कि वो भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, पेशेंस और विजन, तीनों चीज उनके पास है। शुरू में पैसा नहीं होता, इसलिए वो प्रोफेशन को चूज करते हैं। बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल देखा होगा आपने। जस्टिस सूर्यकांत हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी एक छोटे से एरिया से आए थे, हिसार से, फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे अपनी फैमिली के। तो प्रोफेशनल के पास वो सभी फीचर्स होते हैं जो बिजनेसमैन के पास है, सिर्फ पैसा नहीं होता। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोफेशनल के पास भी पैसा आ जाता है, वो भी बिजनेसमैन बन जाता है, रेंटल इनकम आ जाती है। कॉलेजेस ओपन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर लेते हैं, कॉलेजेस ओपन कर लेते हैं, अदर बहुत सारे मल्टीपल एरिया से बिजनेसेस में एंटर कर जाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन पेशेंस चाहिए ना। वकालत ऐसा तो है नहीं कोई बिजनेस, कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन है 2 महीने में 6 महीने में चल जाएगा। एवरीबडी शुड हैव पेशेंस। जिनके पास पेशेंस नहीं है वो एलएलबी करते फर्म ज्वाइन कर लेंगे, एलएलबी करते गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन 10 साल बाद प्रोफेशनल आ गया होगा, फिर नौकरी छोड़ने का स्टेज भी नहीं होता। क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन 2 ऐसी चीजें हैं जो जीरो से स्टार्ट की जाती। ऐसा नहीं होता कि मैं पहले 4 साल नौकरी करूंगा फिर मैं प्रोफेशन में आऊंगा। क्योंकि प्रोफेशनल के पास लीगल बेंट ऑफ माइंड है। अगर एडवोकेट है तो लीगल बेंट ऑफ माइंड एक शब्द है। जब आप एलएलबी फर्स्ट ईयर करते हैं तो आपको लॉ का एबीसीडी भी नहीं पता, आप फैक्ट्स पे, आंसर शीट में आपके फैक्ट्स मिलेंगे। सेकंड ईयर में आते हैं तो धीरे धीरे फैक्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, लॉ आ जाएगा। थर्ड ईयर आते आते लॉ काफी आ जाता है। यानी थर्ड ईयर करके जब अच्छे से निकलते हैं आप, अच्छे से पढ़ के किसी इंस्टीट्यूट से, तो आपका लीगल बेंट ऑफ माइंड जनरेट हो जाता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लीगल बेंट ऑफ माइंड शार्प होता है। अगर आप एलएलबी करके 10 साल नौकरी करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में इंप्लॉय झलकेगा, लीगल बेंट ऑफ माइंड झलकेगा ही नहीं, क्योंकि वो डेड हो चुका होगा। जो जनरेट हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा। तो जो वकालत करना है वो शुरू से करना है, कोई भी प्रोफेशन करना है शुरू से करना है। अब थर्ड नंबर पे आता है इंप्लॉय। अब इंप्लॉय की सबसे, देखिए, हमेशा से आपके पेरेंट्स भी ये कहते रहे होंगे कि नौकरी कर लो, क्या रखा है वकालत में, अभी एकदम से नौकरी का कोई एग्जाम दे लो कंपटीशन का। लेकिन आईएएस भी नौकर है, सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। नौकरी में बहुत सारी समस्याएं हैं। नौकरी में आपकी सीनियर से बिगड़ के ट्रांसफर कर देंगे, रिटायरमेंट है, सर्विस रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। पनिशमेंट एंड अपील्स, आपकी सीनियर से बिगड़ गई, आपको सर्विस मिसकंडक्ट कंसीडर कर देगा, चार्जशीट कर देगा, रिप्लाई देते फिरो, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे आप हो। और सबसे बड़ी बात इंप्लॉय के साथ पता क्या है, ना तो इंप्लॉय के पास एक नंबर से पैसा होता, ना उसके पास विजन होता, ना उसके पास पेशेंस होता, और ना उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती। ये चारों चीजें जो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल में थी उसमें होती ही नहीं है। उसका विजन क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 प्रमोशन मिलनी है सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब में, या कोई बॉस इंक्रीमेंट दे देगा, या कोई फॉर अब्रॉड कंट्री का टूर पैकेज मिल जाएगा किसी प्राइवेट कंपनी में होगा तो। और खुद का विजन है ही नहीं। विजन हमेशा एम्प्लॉयर का होता है। लॉ में आपने पढ़ा होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, यानी एम्प्लॉयर बताता है एम्प्लॉय को कि व्हाट वर्क हैज टू बी डन एंड इन व्हाट मैनर इट हैज टू बी डन। यानी मैनर भी एम्प्लॉयर बताता है कि मुझे इस तरीके से काम चाहिए, उस तरीके से नहीं है तो सर्विस मिसकंडक्ट। यानी कि जो एम्प्लॉय है अपने एम्प्लॉयर को फैसिलिटेट करता है, चाहे आईएएस ही क्यों ना हो। उसका एम्प्लॉयर कौन, आईएएस का स्टेट है। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, विजन उसका है, डिसीजन उसने लेना है कि हमने जनता को देना क्या है, कितने कॉलेजेस खोलने हैं, कितना क्या करना है। आईएएस तो फैसिलिटेट करता है, उसको बोलते हैं पॉलिसी बनाओ, इस तरीके से हमें ये चीज चाहिए, ऐसे करो। तो एम्प्लॉय का विजन नहीं होता।
विजन एम्प्लॉयर का होता है। तो जो ये धर्मेंद्र है फिल्मों के अंदर, ये ट्यूबल ऑपरेटर होते थे कभी, आज भी उनकी सर्विस बुक है। तो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस बुक होती है, यानी कि वो कब सस्पेंड हुआ, कब टर्मिनेट हुआ, कितनी प्रमोशन मिली, कितने इंक्रीमेंट मिले, सब कुछ सर्विस बुक में है। सस्पेंड हुआ तो लाल रंग से एंट्री, बहाल हुआ तो नीले रंग से फिर एंट्री। यानी कि सर्विस बुक एक एम्प्लॉय का चिट्ठा है, बैकग्राउंड है। किसी एम्प्लॉय का पास जानना है तो सर्विस बुक देख लो, सारी डिटेल मिल जाएगी। जबकि प्रोफेशनल की और बिजनेसमैन की कोई सर्विस बुक होती नहीं है। तो सर्विसमैन तो एक सिक्योरिटी ढूंढता है कि हर महीने तनख्वाह जाए, बारिश है, छुट्टी है, कोविड आ जाए, कुछ मर्जी आ जाए, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, चलो ठीक है, घर चलता रहे। तो जितने भी स्टूडेंट एलएलबी करके जब निकलते हैं, जो इनसिक्योर होते हैं, भाई सिक्योरिटी चाहिए जल्दी से जल्दी, वो नौकरी ले लेते हैं। अदरवाइज वो बिजनेसमैन या प्रोफेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं, रेस्ट अदर्स। इसके अलावा एक और मैं चीज बताता हूं आपको। एक शब्द है वर्कलोड, एक है ओवरबर्डन। हैं तो छोटे छोटे शब्द, लेकिन है बहुत कुछ इसमें। अब एडवोकेट एक्ट 1961 किसी भी एडवोकेट को पार्ट टाइम 3 आवर टीच करने की परमिशन देता है कि ही कैन टीच इन एनी प्राइवेट कॉलेज, एनी इंस्टीट्यूशन, 3 आवर्स ए डे डेली। कितना ब्यूटीफुल है। आप लॉ केसेस आर्ग्यू कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, देन यू आर टीचिंग। इससे बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। वैसे मेरा तो ओपिनियन ये है कि कोर्ट के साथ ही लॉ कॉलेजेस होने चाहिए, जैसे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं हॉस्पिटल के साथ। वर्कलोड का मतलब है आप जैसे वकालत कर रहे हैं, वकालत के साथ साथ मैं यहाँ लेक्चर देने आ गया, या मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 3 आवर टीच करने लग गया, या पहले मेरे पास 100 केसेस मैं साल में लड़ता था, आज मैं 500 केसेस साल में लड़ता हूं। ये जो है वर्कलोड है। वर्कलोड ब्यूटीफुल चीज है, आपकी पोटेंशियल को बढ़ाता है, क्वालिटी को बढ़ाता है। ओवरबर्डन समस्या है। आप वकालत के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आप वकालत के साथ साथ इलेक्शन लड़ते हैं, एमएलए, एमपी या वटेवर, एमसी। आप वकालत के साथ साथ अन्य ऐसे बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व हैं जिसका वकालत से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये आपके लिए ओवरबर्डन हो जाएगा। आप अपनी वकालत की जो पोटेंशियल उसे भी रिड्यूस कर दोगे। मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ, उस पर की वीडियो डाल दिया वर्कलोड एंड ओवरबर्डन का। तो मुझे पटियाला में एक एडवोकेट मिले, वो कहते, बुजुर्ग थे, कहते यार मैंने तेरा जब वीडियो देखा ना, 5 बार देखा, और मैं ना वकालत के साथ साथ 10 जगह फलानी कमेटी का मेंबर, उस कमेटी का मेंबर, ऐसे पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट, गुरुद्वारों में कहाँ कहाँ मेंबर था, सब जगह से रिजाइन दे दिया मैंने। मैं ओवरबर्डन नहीं करना। तो वर्कलोड ब्यूटीफुल चीज है। एक टीचर 10 घंटे पढ़ाता था, आज 15 घंटे पढ़ा रहा है, वर्कलोड है, इट इज ब्यूटीफुल। लेकिन टीचिंग के साथ साथ वो इलेक्शन लड़ने लग गया, टीचिंग के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लग गया, वो तो टीचिंग ही चली जाएगी, उसकी तो क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्या टीचिंग करेगा वो। तो वो ओवरबर्डन है। तो ये सभी चीजें हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जो हाई कोर्ट में केसेस लड़ते हैं, उनका जो क्वालिटी ऑफ ड्राफ्टिंग एंड जो हमारा जो लीगल रीजनिंग होती है टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ डील करता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अगर आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ डील करना आ गया, लीगैलिटी पे काम करना आ गया, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह आप सक्सेसफुल हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं डिस्ट्रिक्ट जींद में एक सिविल अपील आर्ग्यू करने गया। जो सिविल सूट था बार्ड बाय लिमिटेशन था। सेल डीड थी 2006 की, जो रजिस्टर्ड सेल डीड थी। चैलेंज किया उसको 2014 में। तो मैंने जैसा आपको एक बात कही, मैंने कहा सर जो 3 साल टाइम है किसी भी सेल डीड को चैलेंज करने का, लेकिन 3 इयर्स बिगिन कब होंगे, क्वेश्चन सारा इस पे। मैंने उनको एक जजमेंट दी हाई कोर्ट की कि गिफ्ट डीड जिस दिन रजिस्टर्ड हुई या म्यूटेशन जिस दिन एंटर हुई, सैंक्शन हुई, उस दिन से लिमिटेशन नहीं स्टार्ट होती। लिमिटेशन स्टार्ट होती है व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू द टाइटल। तो मैंने कहा अब आपको सिर्फ ये इंटरप्रिटेशन देनी है इस केस में कि मेरे को थ्रेट टू टाइटल कब हुआ। सेल डीड चाहे मेरी 2006 की है। कहता मिस्टर भारद्वाज हम हाई कोर्ट नहीं है। मैंने कहा सर आप एडिशनल सेशन जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, आप विजडम लेके आइए, इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लेवल पर ना रहिए। मैंने उनको समझाया थोड़ा। हालांकि वो केस पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने मुझे एलिनिएशन का स्टे ग्रांट कर दिया कि लैंड विल नॉट बी एलिनिएटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, मैटर इज पेंडिंग। क्योंकि सारा खेल इंटरप्रिटेशन का है ना, ब्लैक लेटर का तो नहीं है। ब्लैक लेटर तो ये कहता है कि 3 साल लिमिटेशन पीरियड है। आम आदमी कहेगा यार 3 साल तो 2009 में हो गए थे, 2006 की रजिस्ट्री, बात खत्म है।
बट नॉलेज की जब बात करेंगे तो व्हेन 3 ईयर शुड बिगिन, कमेंसमेंट ऑफ टाइम, बिगिनिंग ऑफ टाइम, सारा खेल उसका है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि बहुत सारे क्लाइंट से क्वेश्चन करते हैं, आप सिविल की प्रैक्टिस करते हैं या क्रिमिनल की करते हैं? ये फुलिश क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वकील ना तो कभी केस हारता है ना कभी जीतता है, एक लॉजिकल एंड पे लेके आता है। वो लॉजिकल एंड जो सभ्य समाज के लोग ये कहें कि हाँ ये लॉजिक सही है। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ इंटरलिंक करता है आपस में। अगर आप एलएलबी करते शुरू में ही क्रिमिनल कर लोगे तो सिविल नहीं करोगे आप, क्योंकि क्रिमिनल में इजी मनी है, बेल के भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं, बेल भी टाइपिस्ट कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो तैयार। लेकिन सिविल में मेहनत बहुत है, तो अगर शुरू में क्रिमिनल करोगे तो सिविल से भागोगे, लेकिन शुरू में सिविल करोगे तो क्रिमिनल कभी भी कर लो। क्रिमिनल तो 6 महीने में 3 महीने में सब कुछ आ जाएगा आपको। क्रिमिनल में जो सबसे मुश्किल है या सिविल में, वो क्रॉस एग्जामिनेशन है, नथिंग एल्स। वो एक आर्ट है जो डेवलप होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन सिविल एंडलेस है ना, तो सिविल अगर आपने शुरू में 3-4 साल कर लिया तो क्रिमिनल कभी भी कर लो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप क्रिमिनल लॉयर, आप सिविल का करते ही नहीं। अब आपके पास एक कंपनी का केस आ गया, क्रिमिनल केस है, कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है। अब कंपनी ने केस फाइल किया है, तो सबसे, अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा है या सिविल की प्रैक्टिस की है जिसमें कंपनी लॉ भी आता है, और आप क्रिमिनल लॉयर हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका माइंड सबसे पहले यह काम करेगा कि कोई भी कंपनी जब केस फाइल करेगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परमिशन देंगे, क्योंकि कंपनी खुद तो उठ के नहीं आएगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परमिशन देंगे तो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। अब रेजोल्यूशन पास करेंगे तो वो जो कोरम है रेजोल्यूशन पास करने का, वो पता होना चाहिए आपको, एज ए कंपनी में लॉ पढ़ा है आपने। लेकिन अगर आपने कभी कंपनी लॉ पढ़ा ही नहीं, आपने सिविल की प्रैक्टिस ही नहीं की, आप एक सिंपल क्रिमिनल लॉयर हैं, आप इस साइड जाएंगे ही नहीं, इस साइड वर्कआउट ही नहीं करेंगे आप ना रेजोल्यूशन पे जाएंगे, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे जाएंगे, ना आप ये देखेंगे रेजोल्यूशन पास कैसे हुआ, नहीं हुआ, वैलिड है, इनवैलिड है, रेगुलर इररेगुलर है, इस साइड आप काम ही नहीं करेंगे। फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आपको क्रॉस एग्जामिन करना है विटनेस बॉक्स में। आपने कभी कंपनी लॉ पढ़ा नहीं, आप क्रॉस एग्जामिन कैसे करेंगे? तो एक एडवोकेट का जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना बहुत जरूरी है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड होंगे तभी तो दरगाह का केस मैंने लड़ा, तभी तो वैरायटी करते हैं हम लोग। लॉ फर्म इसीलिए बनाई है कि मल्टीपल कोर्ट्स को हैंडल करें, क्योंकि लॉ कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, सरपंच जो है हरियाणा पंचायती राज एक्ट की धारा 197 के तहत पब्लिक सर्वेंट है। अब सेक्शन 197 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कुछ पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन देता है कि उनके खिलाफ अगर केस चलाना है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए। क्या सरपंच एज ए पब्लिक सर्वेंट वहां प्रोटेक्टेड है? हमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए सरपंच के खिलाफ एफआईआर केस में या फिर क्रिमिनल केस में सैंक्शन चाहिए। अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा जो सेक्शन 197 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो किन पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्ट करता है। सभी को थोड़ी करता है, ऐसे तो लाखों पब्लिक सर्वेंट है, पीएन से लेके हायर पोस्ट तक। तो जो सेक्शन 197 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो सिर्फ उन्हीं पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्ट करता है हु कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, चाहे लोअर जुडिशरी है चाहे हायर जुडिशरी है। आईएएस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर से आते हैं। टू प्रोसिक्यूट सच ऑफिसर्स परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सरपंच को तो डिप्टी कमिश्नर है, जिले का डीसी है, वही रिमूव कर देता है, वही सस्पेंड कर देता है, और डीसी खुद मुलाजिम है। तो अगर आपका विजन बड़ा है ना तो तब तो सारी चीजें सही हैं, एक्सपेंड करेंगे आप, क्योंकि आप रिसर्च करने में पीछे नहीं रहेंगे। हर व्यक्ति के माइंड में ना क्वेश्चन आते हैं। मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। जब आप इंग्लिश भाषा को बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़े हैं आप, तो बहुत सारे वर्ड ऐसे आते हैं हमें नहीं पता होता, डिक्शनरी में हम देखते हैं। अब दो तरीके के लोग हैं, एक तो शब्दों को बाईपास कर देते हैं, अंदाजा लगा के इसका मतलब ये होगा, छोड़ो आगे चलो। एक हर वर्ड पे अड़ जाते हैं, देखो इसका प्रोनाउन क्या होगा, वर्ब क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा, ये वर्ड है क्या। ये प्रोसेस ना स्लो है, लेकिन 10 साल बाद, 5 साल बाद ये व्यक्ति बहुत वैकैब बहुत हाई हो जाएगी, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत हाई हो जाएगी। तो इसी प्रकार जब आप लॉ में प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे लीगल क्वेश्चन माइंड में आते हैं। अब एक वकील तो जाके अपने सीनियर्स को कहेगा या किसी दूसरे वकील को कहेगा इसका क्या होता है, उसको बेचारे को जितनी नॉलेज होगी, कंप्लीट इनकम्प्लीट 50% 30% वो बता देगा। एक वो शोर्स पे जाए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़े, हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, स्टैट्यूट्स पढ़े, कुछ और पढ़े, शोर्स पे जाए, वहां से जब नॉलेज मिलेगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। 4 आदमियों में खड़े हो गए, आप अपनी बात रखोगे। तो अपनी क्वेरीज को सेटिस्फाई करो, इग्नोर नहीं करना। इग्नोर करते चले जाओगे तो इकट्ठी होती चली जाएंगे, कोई फायदा नहीं है।
इनिशियल स्टेज में तो एम्पल टाइम होता है रिसर्च के लिए एक, लेकिन जब लाइफ में 10-15 साल की वकालत हो जाएगी, आपके पास टाइम नहीं होगा रिसर्च के लिए, फिर आपका स्टाफ आपके लिए रिसर्च करेगा। और रिसर्च भी ऐसे नहीं है, अभी आप रिसर्च करोगे शायद 2 घंटे में वो पर्टिकुलर चीज रिसर्च करो, एक वक्त आएगा जब आपकी हैबिट हो जाएगी रिसर्च की, 15 मिनट में आप वो चीज निकाल लोगे। तो ये प्रोफेशन बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। इसका एक कारण मैं और बताता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट का जज भी एलएलबी है, हाई कोर्ट का जज भी एलएलबी है, उनके रीडर भी एलएलबी हैं। राम जेठमलानी भी एलएलबी थे। यहां कोई एलएलएम पीएचडी की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है, और आपके विजिटिंग कार्ड पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है एमबीए, बीएड, पीएचडी, क्योंकि एडवोकेट जो है, एडवोकेट एक्ट में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। एडवोकेट शब्द ही अपने आप में इनसे बहुत हाई है। बाकी एरिया में लोग पीएचडी करते रह जाते हैं, 35 साल की उम्र हो जाती है पीएचडी होते होते, कोई फायदा ही नहीं है। और उसके बाद भी वो लर्नड नहीं है। यहां एलएलबी करके कोर्ट में आपको लिखा जाता है लर्नड काउंसिल, यहां एलएलबी करके आप लर्नड है, और वहां पीएचडी करके लर्नड नहीं है। तो मैं पर्सनली प्रोफेशनल जो है वो अपनी ग्रेजुएशन एनफ है, एलएलबी एनफ है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस को फोकस करें, प्रैक्टिस की डिटेल में जाएं, इससे बेस्ट चीज नहीं है। इस प्रोफेशन की खास बात और है, आपने ना सर्विस लॉ में एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने, कि अगर रोडवेज का ड्राइवर एक्सीडेंट कर दे तो जो ड्राइवर है वो एजेंट है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट लाइबल होगी। दुकानदार का नौकर अगर गलत तेल दे दे सरसों का, तो वो एजेंट है, प्रिंसिपल दुकान का मालिक है, तो वो लाइबल होगा। यानी फॉर द एक्ट एंड ओमिशन ऑफ एजेंट प्रिंसिपल विल बी लाइबल। लीगल प्रोफेशन में एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप लागू ही नहीं होता। इफ यू विल लूज द केस, यू आर नॉट लाइबल, नो ट्रांसफरेबल। और जो आपका क्लाइंट है वो आपका प्रिंसिपल्स नहीं है, आप उसके एजेंट नहीं है, वो नहीं बताएगा कि क्या एप्लीकेशन लगेगी और आप अपनी ड्राफ्टिंग में ये हटाओ, ये लिखो। इट इज यू टू डिसाइड, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट। पर वीजे वीज एक समस्या और है हमारे सिस्टम के अंदर, मैं आपको बताऊं। ये जो ट्रिब्यूनल कल्चर बना है इंडिया के अंदर, रेरा जो है ट्रिब्यूनल है, रियल एस्टेट अथॉरिटी, फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, टैक्स ट्रिब्यूनल्स, और भी ना जाने कितनी ट्रिब्यूनल्स। यहां समस्या ये है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स मेंबर्स होते हैं, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, या जजेस होते हैं। अब एक एडवोकेट जिसका लीगल बेंट ऑफ माइंड है, जो 10 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर, 30 ईयर, पता नहीं कितने साल प्रैक्टिस किया जिसने, जो शार्प लीगल माइंड है, ही इज अपीयरिंग फॉर आर्ग्यूइंग केसेस बिफोर ए पर्सन हु इज नॉट ए लॉ ग्रेजुएट। यानी कि एक ऑफिसर हु इज रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, हैविंग ए गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, डोंट हैव ए लीगल बेंट ऑफ माइंड, will listen your case and you will appear before him and you will argue your case before him। तो ये जो कल्चर है, ट्रिब्यूनल कल्चर है, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है। जो जुडिशियल ऑर्डर्स होते हैं उनकी बात अलग है। ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर्स में वो जुडिशियल ऑर्डर जैसी बात ही नहीं हमें मिलती। दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। लेकिन ये तो फिर एक बड़े लेवल की बात है ना, रिफॉर्म करने की, वो एक सेपरेट इशू है। अभी भारत सरकार जो है, हमारे क्रिमिनल लॉज हैं, मेजर क्रिमिनल लॉज हैं 3, उनको भी रिप्लेस कर रही है, आपको पता ही होगा। अभी जीरो एफआईआर के रिगार्डिंग, हालांकि पहले भी जीरो एफआईआर रजिस्टर्ड होती थी, लेकिन लीगल प्रोविजन नहीं थे। अब जीरो एफआईआर के रिगार्डिंग स्पेसिफिक प्रोविजन लॉ में डाला है, नए लॉ में अगर आते हैं वो एग्जिस्टेंस में। जीरो एफआईआर का मतलब है कि मर्डर हुआ मध्य प्रदेश में, एफआईआर हुई पटियाला में, तो यहां एफआईआर कट के मध्य प्रदेश भेज दी जाएगी 15 दिनों के अंदर। तो मैं अपने केस की एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग, यू विल एंजॉय दैट। पटियाला से फसल हार्वेस्टिंग के लिए 10-15 लोग मशीन लेके, कारपेन बोलते हैं मेरे ख्याल से उसको, वो लेके मल्टीपल स्टेट्स में जाते हैं। जैसे पटियाला से एंटर किए हरियाणा में, हरियाणा से एंटर किए राजस्थान में, राजस्थान से मध्य प्रदेश में, गुजरात में, फिर वहां से वापस आते हैं। तो मध्य प्रदेश के हरदिया पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट हरदिया का पुलिस स्टेशन था, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में मर्डर हो जाता है इन 15 में से एक का, आपस में लड़ पड़े या वटेवर, और उसको वहीं बरीड कर देते हैं, डेड बॉडी को। अब घर वाले परेशान कि ना तो फोन पे बात हो रही है, ना कुछ बता रहे हैं बाकी लोग। जब वो वापस पटियाला आए तो पुलिस कहती है भाई यहाँ का तो केस ही नहीं बनता, ये तो वहाँ जाओ, मध्य प्रदेश जाओ। फिर वो डीजीपी को अप्रोच किए, इन्होंने एफआईआर नहीं की, वैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते रहे, पर ये चीज़ें सामने आ गई कि मर्डर हुआ है। तो वो मेरे पास आए। बीइंग ए हाई कोर्ट एडवोकेट, मैंने ये सोचा कि ये हाई कोर्ट का केस कैसे बनाया जाए। वैसे तो सेक्शन 156
सब क्लोज 3 में मजिस्ट्रेट के यहाँ लोग कंप्लेंट फाइल करते हैं अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, क्योंकि यहाँ ज्यूरिसडिक्शन का इश्यू था। अब आप मेरा ड्राफ्टिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग उसको समझिए। मैंने जब हाईकोर्ट का केस ड्राफ्ट किया तो मैंने स्टोरी ये बनाई कि कॉन्स्पिरेसी हुई पटियाला में, कॉन्स्पायर्ड किया पटियाला में कि मध्य प्रदेश में मारेंगे। अब कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस, मर्डर हुआ मध्य प्रदेश में। तो मैंने हाई कोर्ट को आर्ग्यू किया कि कॉन्स्पिरेसी जहां पे हुई, जहां पे वन ऑफ द ऑफेंस होता है वहां भी एफआईआर हो सकती है, और इवन मध्य प्रदेश के हरियाणा में भी हो सकती थी, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी चलती चली गई पटियाला से। हाई कोर्ट ऑर्डर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड आईपीएस ऑफिसर विल जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ही विल इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड हरदिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन विल असिस्ट द पंजाब पुलिस, ये ऑर्डर हुए थे। तो ड्राफ्टिंग एक आर्ट है, वो जनरेट करना आपको पता होना चाहिए रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारे कॉमन मैन हमारे पास कंप्लेंट के लिए आते हैं कि आप कंप्लेंट हमारी ड्राफ्ट कर दीजिए या हमारा रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दीजिए। आप जानते हैं हम लोग चार्जेस बहुत हाई बोलते हैं, वो कहते हैं वहां तो 2000 लेते हैं, वहां 1500 लेते हैं, आप इतनी क्यों लेते हैं। मैंने कहा हम लीगल बेंट ऑफ माइंड वाले लोग हैं, डिटेल में समझाएंगे तो फिर हम कंसल्टेशन चार्जेस लेंगे। आप डिफरेंस देखिए, लीज और लाइसेंस पे मैं आपसे बात करता हूं। लीज और लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेंट मैटर आपने सुना होगा, लीज शब्द आपने बहुत कम सुना होगा। लीज और रेंट एक ही चीज है। अब आपका जो घर है, आपने ऊपर का जो फ्लोर था वो रेंट पे दे दिया, लीज पे कर दे दिया। आपका बेटा आपको कह रहा है कि पापा गाड़ी खरीदेंगे, मीनवाइल टेनेंट भी गाड़ी खरीद लेता है, और टेनेंट कहता है भाई साहब रात को गाड़ी में अंदर खड़ी क्या करूंगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे खड़ी करेगा, गाड़ी तो हमने भी लेनी है। टेनेंट कहता कोई दिक्कत नहीं, मैं रात को ही खड़ी करूंगा और जब आप लेंगे तब बता देना, तब देख लेंगे। फिर आप कहते हो भाई चलो मैं गाड़ी खड़ी करने की परमिशन तो दे देता हूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा मंथली 1000 रुपया रात का, और सुबह 6 बजे से पहले बाहर होनी चाहिए गाड़ी। कंडीशन स्टिपुलेट कर दी, एक तो उसका पैसा ले लिया 1000 रुपया, फिर वो सुबह 8 बजे के बाद एंटर हो सकती है और सुबह 6 बजे से पहले निकलनी है, ये भी कंडीशन हो गई। और गाड़ी में कोई सोएगा नहीं ड्राइवर वगैरह, ये भी कंडीशन होगी। कोई नार्कोटिक्स नहीं रखा जाएगा, ये भी कंडीशन होगी। अब घर की तो होगी लीज, गाड़ी का हो गया लाइसेंस। तो लाइसेंस हमेशा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस होता है, लाइसेंस खत्म करना बड़ा आसान है। तो मैं अपने क्लाइंट को समझाता हूं कि अगर आप लैंडलॉर्ड हैं और मेरे पास आएंगे तो मैं आपके एग्रीमेंट को इस तरीके से ड्राफ्ट करूंगा कि वो लीज नहीं, वो लाइसेंस बने, ताकि खाली कराना आसान हो जाए। कंट्रोल आपका बढ़ा दूंगा। और अगर आप किराएदार मेरे पास आ रहे हो तो ठोक के लीज एग्रीमेंट बना देते हैं, ताकि खाली कराना मुश्किल हो जाए लैंडलॉर्ड से। क्योंकि लीज होगा तो रेंट एक्ट लागू हो जाएगा, और लाइसेंस हुआ तो रेंट एक्ट लागू ही नहीं होता, रेंट कंट्रोलर के पास केस ही नहीं जाएगा। तो ये चमत्कारी करता है एक एडवोकेट, ये उसकी ड्राफ्टिंग स्किल्स है। तो अगर लीज और लाइसेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर है, जो ये पीजी नहीं होते, पीजी में रहते हैं बच्चे, ये लाइसेंस होता है। वहां भी तो कंडीशन होती है ना, 10 बजे के बाद एंट्री नहीं, फीमेल फ्रेंड नहीं आप लेके आओगे, ड्रिंक नहीं करोगे, सर्टेन कंडीशंस होती हैं। और कोई भी कंडीशन वायलेट हुई तो जो लाइसेंस है वो रिवोक हो जाता है, जाइए। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सिंपल नोटिस देना ही सफिशिएंट है लाइसेंस खत्म करने के लिए। तो लाइसेंस को खाली कराना बहुत ईजी है। आप होटल में रुकते हैं, वो भी लाइसेंस है। मान लीजिए कहीं टूर पे जा रहे हैं, 2 दिन के लिए होटल में रुके, वो लाइसेंस है। तो लीज और लाइसेंस बहुत ही यूनिक चीज़ है। माइनर चीज़ों का डिफरेंस है। जब हम लॉ में पढ़ते थे तो एक केस था, उसमें 5 स्टार होटल खाली हो गए थे लीज और लाइसेंस की लड़ाई पे, वेदर इट इज ए लीज और लाइसेंस। और एक अच्छा एडवोकेट इसी पे आर्ग्यू करता है सबसे पहले। अगर मैं लैंडलॉर्ड की तरफ से हूँ तो कोर्ट में टेनेंट चला गया तो मैं कहूँगा कि जनाब लीज एक्ट लागू ही नहीं होता, इट वाज ए लाइसेंस। क्योंकि लीज है, लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट की टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करती है। लिखने से लीज नहीं बनता और लिखने से लाइसेंस नहीं बनता। मैं रेरा में केस आर्ग्यू कर रहा था, बिल्डर को म्युनिसिपल काउंसिल ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अब कंप्लीशन में लैंग्वेज क्या है, बिल्डर ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਲਿਫਟਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ हैंडीकैप वास्ते, डिसेबल्ड वास्ते चढ़न दी उतरन दी प्रॉपर व्यवस्था रखेगा। मैंने रेरा को बताया, मैंने कहा जिसको आप जेन्युइन मानने खड़े हो ना, दिस इज नॉट ए कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन लिखने से कंप्लीशन नहीं बनता, ऑक्यूपेशन लिखने से ऑक्यूपेशन नहीं बनता। कंप्लीशन तब बनता है जब इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हो कि अवर फलाना ऑफिसर, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजिटेड द साइट एंड फाउंड द बिल्डिंग कंप्लीट एज पर सैंक्शन प्लान, लेआउट, ड्राइंग अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दिस इज लैंग्वेज ऑफ ए कंप्लीशन सर्टिफिकेट। दिस लैंग्वेज इज मिसिंग। It means this building was never inspected by the municipality. तो ये सारी चीजें हैं, कोई लिखने से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनता। आप जो मर्जी लिख लो, आप ऊपर लिख लो लीज, कोर्ट में साबित हो जाएगा लाइसेंस। ऊपर लिख लो लाइसेंस, कोर्ट में साबित हो जाएगा लीज। कई बार लीज और लाइसेंस मिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया। आपकी क्वेरीज है कोई?
क्वेश्चन आंसर हो तो इस जैसी बात ही नहीं होती है। मैं आपको लॉ की फील्ड से कनेक्टेड ही एक चीज और बताता हूं। देखिए, मैंने बताया था कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन में कौन चलाता है? इंसान चलाते हैं। अब इंसान की पर्सनैलिटी तो मैटर करती होगी ना। एक गुस्से वाला इंसान है, एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उनकी तरह ठंडा इंसान है ना। तो पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वकील है, जज की पर्सनैलिटी एग्जामिन करता है, भाई कैसा जज है ये। आप अपने क्लाइंट की पर्सनैलिटी एग्जामिन करोगे, कैसा क्लाइंट है ये। तो मेरे पास, जैसे मैंने कहा, रिसर्च पहला टूल है। तो एस्ट्रोलॉजी के या न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स मेरे क्लियर हैं। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो ये साइंस मुझे हेल्प करती है अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने में, अपने जजेस को या कोलीग्स को या जो साथ उठते बैठते हैं लोग उनको। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक टाइम पीरियड आपको बताता हूँ, 24 सितंबर से 10 अक्टूबर। इस पीरियड में जितने भी लोग पैदा होंगे 99% नॉन वायलेंस वाले होंगे। इनकी सिक्स सेंस बहुत तेज होंगी, आने वाले खतरे को ये पहले पहचान लेंगे और खुद का नाम प्रॉब्लम में ना आए प्रिकॉशनरी मेजर लेकर निकलने की कोशिश करेंगे। ये लिसनर मिलेंगे आपको, जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जैसे महात्मा गांधी थे, वो लोग हैं। डिप्लोमेटिक होते हैं बहुत ज़्यादा, सामने वाले आदमी को जज कर लेते हैं और लिसनिंग कैपेसिटी इनकी बहुत हाई होती है। अब आप लोगों में भी बॉर्न होंगे इस पीरियड के कोई ना कोई। ये इसके अलावा आप वायलेंस की बात कर लेते हैं। 23 मार्च से 22 अप्रैल, ये सारे वायलेंस वाले हैं। हाथ खड़ा करना कितने लोग हैं 23 मार्च से 22 अप्रैल। इसमें जो बेस्ट लोग हैं वो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, ये 3 दिन है। जस्टिस ठाकुर थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल थे। कपिल शर्मा भी मेरे ख्याल से 2 या 3 अप्रैल है। माणिक शाह आर्मी चीफ 3 अप्रैल थे। इनको फिर भी थोड़ा बैलेंस्ड माना जाता है। लेकिन जो रेस्ट अदर्स हैं 23 मार्च से 22 अप्रैल, इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, बहुत हाई। वॉरियर, बेसिकली दे आर फिट फॉर आर्मी। आर्मी में अगर ये लोग हैं तो दुश्मन को मारने के लिए हथियार की भी जरूरत नहीं है, हाथ पैरों से मार देंगे। मानते ही किसी की नहीं है, किसी की भी नहीं मानते। सेंटिमेंट्स बहुत हाई होते हैं। लेकिन इसमें एक और कैटेगरी है छोटी सी, जो और डेंजरस हो जाती है। वो है 15 अप्रैल से 22 अप्रैल। है किसी का बर्थ 15 अप्रैल से 22 अप्रैल? नहीं है। ये वो कैटेगरी है जिनमें डर नहीं होता, पैर तेज चलते हैं, सनक चढ़ी होती है, वायलेंस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे साउथ कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग, जैसे हिटलर, और भी ये नाम है, मैं नहीं लूँगा। इंडिया में भी जजेस भी हैं, बहुत कई कैटेगरी, सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली इनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, टेंशन पालने वाले लोग होते हैं ये, और ये एनीमी बनाते हैं लाइफ में। तो ऐसे पूरे साल को गॉड ने इतना ब्यूटीफुली डिवाइड किया। मैं बताऊँ, ये जो कास्ट सिस्टम है ना, ये तो यहीं खत्म हो जाता है। 23 मार्च से 22 अप्रैल के अंदर वॉरियर के गुण, वो क्षत्रिय के गुण, चाहे किसी जाति किसी धर्म में पैदा हुआ, वहीं खत्म है, डाइल्यूट है। और 24 सितंबर से 10 अक्टूबर किसी वॉरियर के घर पैदा हुआ हो, वो दूसरा मनमोहन सिंह और दूसरा महात्मा गांधी है। मतलब वो पीस लवर्स हैं, नॉन वायलेंस वाले हैं, फ्रेंडली नेचर के लोग हैं। मेजॉरिटी, एक्सेप्शंस आर देयर। वो रीजन है एक्सेप्शन का भी मैं आपको बता दूं, पर वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत डिटेल की बात है कि क्यों एक्सेप्शन है। ये भी मैं, आप इसको इस तरह ट्रीट मत कीजिए कि एस्ट्रोलॉजी एक सेपरेट साइंस है। बीइंग एन एडवोकेट यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जब आप दरगाह का केस कर सकते हैं, आपके मंदिर के केसेस भी आपको करने पड़ेंगे जीवन में, आपको गुरुद्वारे के केसेस भी करने पड़ेंगे, आपको लिटरेचर भी पढ़ना पड़ेगा। हाउ कैन यू डिस्कार्ड इट? अगर मैं एक और डिटेल में आप जाता हूं, आपको रिलीजन शब्द आपने पढ़ा होगा, सब पढ़ते हैं। रिलीजन का मतलब धर्म सोचते हैं आप लोग? रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता, और धर्म निरपेक्ष जैसी कोई चीज ही नहीं है। आपको पता है पंथ निरपेक्ष है, भारत पंथ निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है। इसका रीजन मैं बताता हूं। पंथ और धर्म में डिफरेंस पता है आपको? पंथ एक होली बुक और एक जेंटलमैन पे बेस्ड होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आप में से अपना पंथ बनाने शुरू कर देता है, एक बुक लिख देता है, जीवन की रूल लिख देता है, और करोड़ों लोग उस बुक को फॉलो करने लग जाते हैं, और आपका पंथ बन जाएगा। जबकि धर्म का ना बिगिनिंग है ना एंड है, और दुनिया भर का लिटरेचर है, लाखों करोड़ देवी देवता है, एंड लेस है। पंथ फंडामेंटलिस्ट होता है, जानते क्यों? उस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा, या होली बुक के बारे में कुछ कहेगा, तो पंथ की नींव हिल जाती है, फंडामेंटलिज्म आ जाता है। अदरवाइज जो एक्चुअल में, क्योंकि इंग्लिश जो भाषा बनी है वो ग्रीक और लैटिन से बनी है, वहां धर्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी, सेक्ट्स होते थे। तो मैं विस्तार से इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन बीइंग एन एडवोकेट, रिसर्च हमारा पहला टूल है। मैं भी रिसर्च करता हूं, तभी मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचता हूं। आप लोग भी रिसर्च करेंगे सबसे पहले, तो ही ड्राफ्टिंग कर पाएंगे, तो ही क्लाइंट अटेंड कर पाएंगे, तो ही डिबेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो ही लेक्चर डिलीवर कर पाएंगे। तो और आपकी जो रिसर्च जब आप करते चले जाओगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, जब आपको इंफॉर्मेशन होती है तो आप वेग बोलते हैं,
जब आपको नॉलेज होती है तो आप टू द पॉइंट बोलते हैं, और जब आपको विजडम होती है तो आप बोलते नहीं है, आप लिसन करते हैं, लिसनर हो जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। तो अब आप कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, पूछिए। सर, कोर्ट में जैसे कोई केस होता है और वो वापस लेने की जो शर्त होती है और वापस हो जाता है, उसके बाद क्या उसके अगेंस्ट दोबारा अपील की जा सकती है और उसका टाइमिंग क्या होता है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। आप जो बात कर रहे हैं सिविल साइड में, सिविल केसेस को वापस लिया जाता है, क्रिमिनल केस को वापस लेने के लिए डिफरेंट मेथड है, क्वेश्चन होती है एफआईआर की। सिविल केस के अंदर एक शब्द आता है रेस जुडिकाटा। जी, मैं आप ध्यान से सुनना। हाँ, जब कोर्ट किसी सिविल केस को जो सुनता है तो कुछ इशू फ्रेम करता है कि कोर्ट को डिसाइड क्या करना है, ठीक है। अब अगर वो इशू कोर्ट डिसाइड कर दे और डिसाइड करने के बाद वो केस विड्रॉ हुआ तो आप दोबारा केस नहीं फाइल कर सकते, रेस जुडिकाटा लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी एडजुडिकेट कर सका उस इशू को। मल्टीपल कोर्ट एक ही इशू को एडजुडिकेट नहीं करेंगे। लेकिन आप सिंपल विड्रॉ करते हैं, कोर्ट ने तो कुछ डिसाइड नहीं किया ना, नहीं। लेकिन आमतौर पर जो लीगल स्टैंडर्ड है, हम विड्रॉ करते हुए लिबर्टी मांगते हैं विद ए लिबर्टी टू फाइल फ्रेश एट एन एप्रोप्रिएट स्टेज, या विड्रॉ विद ए लिबर्टी विद बेटर पर्टिकुलर्स। यस सर। हम जानबूझ के लिबर्टी लेते हैं ताकि टेक्निकलिटी आए ना बीच में, क्योंकि टेक्निकलिटी क्या है, मान लीजिए सिंपल विड्रॉ करते हैं हम किसी केस को, एक आर्गुमेंट होगा रेस जुडिकाटा लगता है, दूसरा आर्गुमेंट होगा कोर्ट ने कोई इशू एडजुडिकेट ही नहीं किया तो रेस जुडिकाटा कैसे लग जाएगा। लेकिन विड्रॉ लिबर्टी के साथ हो तो ज्यादा अच्छा है, फिर वो डिबेटेबल इशू है, रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा। इसलिए कभी भी कोई केस विड्रॉ करना है तो विद ए लिबर्टी टू फाइल फ्रेश करना है आपको, चाहे दोबारा फिर लेट फाइल कर रहे हैं, 2 साल बाद फाइल कर रहे हैं, सेपरेट इशू है। अच्छा, कब तक वैलिड रहता है अगेन फाइल करने का? देखिए, किस केस को फाइल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, लिमिटेशन एक्ट इसको डिसाइड करता है। अलग से कानून बनाया हुआ पार्लियामेंट ने, उसके अंदर लिमिटेशन दिया हुआ हर केस का। अब जैसे पुलिस आप केस में मान लो बरी हो जाते हैं जी, या फर्जी एफआईआर आपके खिलाफ हो जाती है, तो मैं अपने क्लाइंट को सजेस्ट करता हूं कि आप सूट फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल कर दीजिए। यानी कि पुलिस के अधिकारी के खिलाफ, कंप्लेनेंट के अधिकारी के खिलाफ अगर आपके पास एविडेंस है, सूट फॉर सीकिंग कंपनसेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब लिमिटेशन एक्ट के अंदर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करने का 1 ईयर का टाइम है। अब ये कि डिबेटेबल इशू है कि फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर 1 ईयर काउंट करेंगे या फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विटल करेंगे, ये डिबेटेबल है, लेकिन 1 ईयर का टाइम उसमें दिया हुआ है। इस तरह से हर केस को फाइल करने का लिमिटेशन है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। ये सर कोर्ट डिसीजन का ऑर्डर आता है उसके बाद आता है ना टाइम? नहीं, टाइम आता है फ्रॉम द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्डर कॉपी। अच्छा, ऑर्डर को जब आप ऑर्डर कॉपी अप्लाई करते हैं तो जब वो मिलेगी आपको तो डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉपी लिखा होता है। अच्छा अच्छा। मान लीजिए किसी जजमेंट का आपको अपील फाइल करना है तो उस जजमेंट के ऊपर डेट ऑफ प्रिपरेशन लिखा है कि ये प्रिपेयर कब की गई कॉपी, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रिपरेशन टाइम होता है। जी जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। एक आदमी को मैंने अपने एक गांव में अपने 10 लाख रुपया एडवांस दिया था प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन सारी हो गई, 30 लाख रुपए में बात हुई थी, 10 लाख रुपया एडवांस दे दिया। आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है। देखिए, आपने पैसे दिए, पैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गई, डॉक्यूमेंटेशन सब अपने लीगल पेपर पे हुई है, अपने एफिडेविट पे, ठीक है, और वहाँ पे लोकल जो उनका वहाँ पे कचहरियाँ थी वहाँ पे उन्होंने लिखे भी है, ड्राफ्टिंग भी की है कि पैसे ले लिए हैं, 10 लाख रुपये ले लिया है, 30 लाख देना है, लेकिन वो 10 लाख के बाद वो बंदा जो है काबू में नहीं आया, मतलब उन्होंने मना कर दिया ये किस्म का जी। इस बात को 10 से 12 साल हो गए हैं जी। वो बंदा पैसा ना तो पैसा दे रहा है वापस जी। उसकी मदर के नाम से डॉक्यूमेंट, वो प्रॉपर्टी थी सारी जी। और प्रॉपर उन्होंने स्टैंप, अपने अंगूठे, साइन सब कुछ किए हुए हैं जी। अब मैं कोर्ट में केस कर सकता हूँ इस बात को लेके? मैं बताता हूँ सर आपको। देखिए, कोर्ट में केस हर व्यक्ति कर सकता है अगर कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव करता है, अगर एग्रीड पर्सन होता है कोई। आप एग्रीड की कैटेगरी में आते हो, आप विक्टिम की कैटेगरी में आते हो, आप बिल्कुल केस कर सकते हो, लेकिन देयर इज अ टाइम फॉर फाइलिंग ए केस फॉर रिकवरी सूट। अगर पैसे की रिकवरी करने का केस डालना है तो 3 इयर्स का टाइम है लिमिटेशन पीरियड के अंदर। अब 3 ईयर स्टार्ट फ्रॉम व्हेन। अब क्वेश्चन एक शब्द है कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन। मान लीजिए अभी आप केस फाइल करेंगे तो आपको ये आर्ग्यू करना पड़ेगा कि जो पैसे का ये मेरे को लेना है ये कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसीलिए 12 साल भी बाद भी मेंटेनेबल है।
अब ये डिबेटेबल इशू है कि कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं। बट सर मुझे वहाँ पे जो लोकल मैंने एडवोकेटों से बात की थी तो वो कह रहे थे 3 साल के बाद इसका जो वैलिडिटी खत्म हो जाती है। अब सर मैं वही बता रहा ना, 3 साल का टाइम है जी, लेकिन 3 इयर्स बिगिन फ्रॉम व्हेन, क्वेश्चन ये आता है। ऐसे केसेस में ही तो सर लीगलिटी डिस्कस की जाती है। ये जो 3 इयर्स है ब्लैक लेटर है, इन्फॉर्मेशन है। मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ। जब आपका कोई वकील केस फाइल करेगा, हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि फलाने वकील ने तो केस लेने से मना कर दिया, हमें काम देते हैं। फिर लीगलिटी में काम चलता है क्योंकि लॉ, नया लॉ भी तो लिखा जाता है ना। तो क्वेश्चन ये आएगा 3 इयर्स तो टाइम है, मैं मान गया, लेकिन बिगिंस कब होते हैं 3 इयर्स, स्टार्टिंग कब होती है 3 इयर्स की? ओके, तो पॉसिबिलिटी है ना, मतलब ये मैं सर देखिए, मैं अपने क्लाइंट को एक बात और बोलता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, या तो आप लिटिगेशन स्टार्ट मत कीजिए, स्टार्ट करें तो सुप्रीम कोर्ट एंड है, फिर रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि एक कोर्ट से हार गए दूसरे कोर्ट में नहीं जाएंगे, फिर वो, क्योंकि हो सकता है हाई कोर्ट को जजमेंट दे दे, हो सुप्रीम कोर्ट दे दे, वो लीगलिटी तो हमेशा चलती रहती है सर। लॉ इज ऑलवेज चेंजिंग प्रोसेस, लॉ इज नॉट ए कि ब्लैक लेटर ही लॉ बन गया, ये चीज है। उसमें आपके सारे फैक्ट डिस्कस होंगे। वो 3 ईयर, लेकिन स्टार्ट कब से होंगे, क्वेश्चन ये आता है। उसने प्रॉमिस कितने दिन में देने का दिया था, क्वेश्चन ये आता है। मान लीजिए आपका केस ये बनता है कि उसने कहा था कि 7 इयर्स के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा पर्टिकुलर तारीख पे, तो कॉज ऑफ एक्शन बन गया था। ओके, अगर ये अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में या किसी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग में ये बात आ गई कि हाँ मैंने 7 साल बाद पैसे देने थे, खुद ही एडमिट कर लिया उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो बन गया। तो इवन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाई कोर्ट में जब हम केस फाइल करते हैं ना, हमारे जस्टिस रहना थे, वो बोलते थे समटाइम्स केस मेड आउट एट द स्टेज ऑफ रिप्लाई। शुरू में केस नहीं बनता, बट जब रिप्लाई आता है कोई पार्टी का केस बन जाता है। तो केस मैच्योर की स्टेज पे होता है, केस क्वालिटी की स्टेज पे बनती है, मल्टीपल स्टेजेस है। इसलिए पहली तारीख पे ये डिटरमिन करना कि केस में कुछ नहीं हुआ, डिसमिस कर दो, ये गलत है। तो हाँ, yes. मेरा क्वेश्चन सर यही है कि पॉसिबिलिटी है, मैं दोबारा कुछ कर सकता हूँ किसी से बात करके? सर पॉसिबिलिटी कम है, बट देयर आर ऑलवेज चांसेस। डिपेंड करता है आपका लॉयर कितना अच्छा है, आपका एडवोकेट कितना अच्छा है, हाउ ही हैंडल द सिचुएशन, सारा खेल इस पे है सर। ओके, मैंने 5 चीजें बताई ना किसी भी केस को लड़ने के लिए हिंदुस्तान में। तो फैक्ट आपके अगेंस्ट है, लॉ आपके अगेंस्ट है, अब आपका एडवोकेट हाउ ही रिप्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, हाउ ही ड्राफ्ट द केस, हाउ ही हैंडल द सिचुएशन। और एक क्वेश्चन हो रहा है कि मैं जलंधर में हूँ, जगह है सुल्तानपुर में, नहीं, पैसे का लेन देन जहाँ पे हुआ था, ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन सुल्तानपुर में हुआ था सर, वहीं डलेगा सर केस, ज्यूरिसडिक्शन वहीं बनती है इसकी। अच्छा, मुझे जाके वहाँ पे करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, यस। अब कॉमर्शियल कोर्ट्स भी सरकार ने बना दिए हैं। कॉमर्शियल कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन है कि इतने करोड़ से ज्यादा है, इतने लाख से ज्यादा के केसेस कॉमर्शियल कोर्ट्स में जा सकते हैं, वो भी है। ओके, सब ये चीज। अब जैसे दिल्ली में 30,000 कोर्ट है, उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन थी 30,000 रुपए तक की किसी टाइम में होती थी। 30,000 तक की जो रिकवरी के केस है वो 30,000 कोर्ट में जाएंगे, उसी से नाम 30,000 ही पड़ा था। अच्छा। अब बढ़ा दी है, अब 1 करोड़ से ऊपर के केस दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमारे पंजाब एंड हरियाणा में जो रिकवरी सूट है डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल नहीं होते। ये चीज है। ठीक है सर, थैंक यू। तो लास्ट में मैं कंक्लूड करते हुए, एक तो आप लोगों को बधाई देता हूँ, आप ग्रेजुएट हुए, इस प्रोफेशन में आए, और आपको मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आप राइज करें। आप सिंसियरली अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक अच्छा लॉयर हमेशा रिसर्च करता रहता है, तो आप सीरियसली अगर इसको करेंगे, इस प्रोफेशन में आगे जाएंगे, तो डेफिनेटली यू विल अचीव मैनी थिंग इन योर लाइफ एंड यू विल लर्न। और एक अच्छा एडवोकेट एक अच्छा टीचर हो सकता है, एक अच्छा एडवोकेट अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है, एक अच्छा एडवोकेट एक अच्छा वक्ता हो सकता है, एक अच्छा एडवोकेट सोशल रिफॉर्मिस्ट हो सकता है। एडवोकेट जो है बनना अपने आप में एक मल्टीटास्किंग पर्सन है। और माय बेस्ट विशेस आर विद यू। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है लॉयर NPB, लॉयर के साथ मेरा नरेंद्र पाल भारद्वाज का NPB आप कनेक्ट कर देना विदाउट स्पेस, लॉयर NPB, तो इससे यूट्यूब पे है। और लास्ट जो वीडियो मैंने इस पर डाला है वो जो नए लॉज आए हैं इसके रिगार्डिंग डाला है। उससे पहला मैंने डाला है कि कोर्ट मैरिज जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जबकि हर एडवोकेट ये सोचता है, और जो रनअवे कपल्स आते हैं कि कोर्ट मैरिज करवाएंगे, हाई कोर्ट मैरिज जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसके ऊपर वो वीडियो है। उससे पहले जो वीडियो डाला है वो है कंसेंट टू ऑपरेट एंड कंसेंट टू एस्टेब्लिश, इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड है, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, यानी कि जब आप फैक्ट्री लगाएं, जब आप इंडस्ट्री लगाएं, तो कंसेंट टू ऑपरेट एंड कंसेंट टू एस्टेब्लिश के बिना आप कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते, अदरवाइज 2 साल की पेनल्टी आपको, पनिशमेंट आपको हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं, ये चीज़ें। और जो मैंने अभी लेक्चर में आपको दिया, जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज विजडम पे बात की, उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको उस पर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ।